अस्सलाम वालेकुम बेटा, इट्स मी योर फिजिक्स टीचर खालिद बशीर। मैं आज थर्ड सेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का वो आपको समझा रहा हूँ और इस सेगमेंट में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एक वेक्टर हो। प्रीवियसली मैंने क्या किया था, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था और मेरे पास रिजल्ट जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो इसका मतलब ये है, अगर आप रिकॉल करें तो उसको हमने कहा था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर की ऐसी प्रोडक्ट जिसमें जो उसका आउटकम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में कंसीडर करूं तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में यानी वेक्टर्स की फॉर्म में ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू अ वेक्टर सी। अब यहाँ पर जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत जरूरी है, जो आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है, वो ए और सी का पहले तो मैंने रिलेशन बताया। ए और सी का रिलेशन क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू सी एंड ये ए नहीं है, ये बी है। बी इज परपेंडिकुलर टू सी एज वेल, यानी ए और बी दोनों से ये जो वेक्टर सी है ये परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इसको प्लेन के ऊपर सोचें तो ये हमारे पास एक्स और वाई और ये जी प्लेन आ रही है। तो इन तीनों प्लेन्स पे अगर आप देखें तो ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे से, ये एक्स है, ये वाई है और ये आउटवर्ड ये जी आ रहा है। तो ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप जब भी इस तरह की प्रोडक्ट को सोचेंगे तो आपने हमेशा जो पॉइंट सोचना है, जो कॉन्सेप्ट में इस शीट पे इस पॉइंट पे यहाँ पे याद कराना चाह रहा हूँ, मुझे मालूम है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। सिर्फ एक बात जो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ इन अ सेंस, वो ये है कि जो वेक्टर सी है आपका, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपने ग्रेड 11th में पढ़ा है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है सी, ए और बी उससे परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई होप आपको ये बात याद भी आ गई होगी। यहाँ से एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने डिफाइन कर दी है और वो डिस्क्रिप्शन मैंने ये डिफाइन की है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आउटकम आता है वो भी एक वेक्टर होता है। और इस तरह की प्रोडक्ट को, ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था, इस तरह की प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। बेसिक ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, ये आपको मालूम है, याद है आपको ये बेसिक पॉइंट्स, बड़ा यूं कह लें कि स्क्रैच लेवल की बात है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमने ये कहा है कि हमारे पास जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये इक्वल है एक वेक्टर सी के। ये हमने अभी बात की है। तो अगर हम इस वेक्टर सी को सोचते हैं तो इस वेक्टर सी के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, इस तरह की ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और वो क्या होती है, ए क्रॉस बी जो आपने फाइंड की उसमें ए बी साइन थीटा, that is the magnitude of vector C, or normal n hat, it's the direction of वेक्टर सी,
ये वेक्टर सी की डायरेक्शन है। ठीक है ना, आई होप ये बात क्लियर है, ये भी आपको मालूम है, मुझे मालूम है इस चीज का। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एलोबरेट कर दिया है, और किस तरह से एलोबरेट किया है, इसको किस तरह से समझाने की कोशिश की है, वो मैंने मैथमेटिकली, अगर आप इसको जब पढ़ रहे होंगे गौर से, तो आपको मेरे ये डिस्क्रिप्शंस जो है ये क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने मॉड में a क्रॉस b लिखा है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यानी वेक्टर c का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें एग्जामिनर ये कह सकता है कि वेक्टर जो c है, वेक्टर c का मॉड किसके बराबर होगा, जो तो आप कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पे बात की थी, हमने कहा था कि ये जो थीटा है, ये थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में what I have considered two vector, one is vector A and the second one is ये vector A है, ये vector B है, और उनके बीच में एंगल जो है वो थीटा आ रहा है, और इन दोनों वेक्टर्स से जो रिजल्ट है वो वेक्टर C है, which is lying on this plane। ठीक है, जो इस तरह से इस प्लेन के ऊपर लाई कर, मैंने बेसिकली एक्स और जी प्लेन के ऊपर ये वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, लेकिन मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, थ्योरी की क्लास नहीं है, हम तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये आपको याद कराना है, जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आउटकम एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो गिवन वेक्टर, जिन वेक्टर्स की वो प्रोडक्ट है उससे वो परपेंडिकुलर होगा, जो कि यहाँ पे y एक्सिस पे हमने शो किया। ठीक है, तो ये अब आपको बेसिक बातें याद आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी इसका जिक्र किया था, और मैं अभी फिर दोबारा से जिक्र कर रहा हूँ इसका। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, ये वेक्टर A है और फर्स्ट करते हैं ये वेक्टर B है, और मैं आपको बोलूं बेटा इनका एंगल क्या होगा, आप बोलेंगे 0 डिग्री। अगर हम बोलते हैं कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और हम इनके एंगल को सोचते हैं तो ये एंटी पैरेलल है 180 डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब द रेंज, जो आप क्वेश्चंस में रेंज सोचेंगे, यार एंगल की रेंज क्या हो सकती है, ये एक एमसीक्यू आ चुका है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ही आ चुका है क्वेश्चन। दो वेक्टर हैं जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड की जा रही है, उसके लिए एंगल जो है वो उसकी रेंज क्या हो सकती है, एंगल की रेंज 0 से 180 डिग्री के दरमियान में होगी, क्योंकि आपने इनर एंगल्स लेने हैं ना दो वेक्टर्स के दरमियान। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी। तो मैं शुरू में आप लोगों को बेसिक सी एक इंफॉर्मेशन शेयर करता जा रहा हूँ, और आप लोगों को कुछ चीजें याद होती जाएंगी, कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होते हैं वेक्टर्स के, सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है दैट इज द एंटी कम्यूटेटिव नेचर। हमने डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा था कि हमारा जो वेक्टर है a डॉट b दैट इज इक्वल टू b डॉट a, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डॉट प्रोडक्ट की है। और हम कहते थे कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन डिफरेंट हो रही है। वो सिचुएशन क्या डिफरेंट हो रही है वो अब हम उसकी तरफ आएंगे। तो हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट हो रही है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। हमारे पास अब सिचुएशन जो बन रही है, इस सिचुएशन में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इस चीज को समझने के लिए
मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है। अगर हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये वेक्टर मेरा ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों को मैंने हाईलाइट किया है। अगर मुझे फाइंड करना है बेटा ए क्रॉस बी को, तो उस सूरत में मेरे पास ये ए क्रॉस बी है और जो मैंने एंगल यानी फिंगर्स की रोटेशन सोचनी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ये मैं बाद में डिफाइन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपके पास ये वेक्टर आ रहा है, वेक्टर एन, इसका यूनिट वेक्टर, या इसको आप इन अदर वर्ड्स सी भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल दैट एज सी एज वेल। तो ये जो आपके पास वेक्टर आ रहा है, अगर आप बी क्रॉस ए कर दें, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रोटेशन अब आपकी ये बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास अब आंसर आएगा ये माइनस सी, ये हमने यहां पे इसको डिनोट किया। तो एक वेक्टर ये इस तरह से आ रहा है, ये प्लस सी है, और एक वेक्टर आपके पास इस तरह से आ रहा है, ये आपका माइनस सी है। तो वेक्टर्स के मुताबिक क्या ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है? हरगिज नहीं है। हालांकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। ये देखें यहां पे मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का सेम होना भी जरूरी है। तो ये तो एंटी पैरेलल है, इसलिए ये एंटी कम्यूटेटिव नेचर के हैं। एमसीक्यू में वर्ड क्या होगा? वर्ड होता है नॉन कम्यूटेटिव या एंटी कम्यूटेटिव। तो आपके पास ये यहां से जो मैंने फर्स्ट हाईलाइट किया है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसकी एंटी कम्यूटेटिव नेचर को। हाँ, इसको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा है आगे, तो मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इसको इस तरह से सोचें कि यार ये कैसे सही हो गया, अब देखें मैं ए क्रॉस बी, ये तो वेक्टर सी के बराबर है, प्लस सी के, माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी के बराबर है। अब आपने ये जो यहां पर माइनस साइन, इसको मैं ग्रीन से या लाइन लगा रहा हूं, ये माइनस साइन का मतलब है ये -1 है। जब भी किसी वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बेटा? होता यह है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है? उस वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यानी अगर ये आपका माइनस सी वेक्टर है और इस वेक्टर को आप जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। नाउ द मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स आर सेम। तो हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐड हो रहा है, ये क्यों ऐड किया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव साइन इसलिए ऐड किया गया है कि हम जो वेक्टर बी क्रॉस ए से हमें मिलेगा उस वेक्टर को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी वेक्टर को जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है नेगेटिव नंबर की वजह से, और जितना वो नंबर होता है उतने टाइम उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस वोंट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड बट दिस विल इफेक्ट द डायरेक्शन। नाउ बोथ द वेक्टर्स ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए से जो दोनों वेक्टर्स आएंगे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने क्या समझने की कोशिश की है। यस, ये हमारे पास हमने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है जो मैं भी कह रहा था
कि अगर हम A क्रॉस B, अगर हम A क्रॉस B को कंसीडर करें तो हम अपनी फिंगर्स को कहाँ पे रखेंगे? ये मैं इसको जो है ये रेड कलर से, मैं इसके ऊपर ये रेड कलर से मैं फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने अपनी फिंगर्स रखी हुई है, ठीक है। और ये सबको राइट हैंड रूल यूज करना आता है आई होप, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको रिकॉल हो जाए। आप अपनी रिस्ट को यहाँ पे प्लेस करें और रिस्ट को प्लेस करके आप अपनी फिंगर्स को वेक्टर ए पे रखें। उसके बाद इन फिंगर को कर्ल करें टुवर्ड्स बी और अपने थंब को ओपन करें तो थंब आपको इस तरह से ये डायरेक्शन देगा, ये है प्लस सी या ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आपको बोले कि बेटा आप जो है अपने हाथ की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, यानी अब आप ये करो कि आपके पास आप अपनी फिंगर्स को प्लेस कर दो बी पर। ये ग्रीन से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, ये फिंगर्स को आपने बी पे प्लेस किया और अब बी से ए की तरफ अपनी फिंगर्स को शिफ्ट करो और अपने थंब को ओपन करो तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज करें तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एंटी कम्यूटेटिव या नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे एग्जिबिट करती है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप ये बात, इसमें कोई इशू नहीं है, हमें ये बात क्लियर हो गई है। और क्लियर मुझे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं बहुत दफा कह चुका हूँ ये बात अब, कि जब भी आप लोग जो है इस तरह से ये सेशंस एंट्री टेस्ट के ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, हम उसकी बेसिक चीजें आपको रिकॉल कराएं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व द मोर ब्राइटर चांसेस आर फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये किताबें पढ़ पढ़ के नहीं होगा, ये आपकी प्रैक्टिस करने से आपका चांस डेवलप हो। अब जो फिजिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में शो की। फिजिकल एक्सप्लेनेशन को अब हम यहाँ सोचते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर्स हैं, मैंने इनको सर्कल कर दिया। अब ये जो दो वेक्टर्स मैंने सर्कल किए ए और बी, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करें और एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन रही है। अब मैथमेटिकली, क्योंकि मुझे इसको प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपसे, तो इन दो वेक्टर्स की ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर ये बन रहा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आएगा ना, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी या ए बी साइन थीटा, मैंने यहाँ पे मॉड नहीं लगाना चाहिए था, ए बी साइन थीटा अंडरस्टूड है कि ये स्केलर है, इसको हम यू लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को अगर आप सोचते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। ये बात आपको अब नहीं भूलनी, और ये वैसे भी बेटा 11th ग्रेड में जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बेसिक एमसीक्यूज के लिए आप याद करके जाते हैं। द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट or the magnitude of resultant vector is equal to area of parallelogram, ठीक है। तो इसको मैं आखिर में फिर डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल मैं इसको रिकॉल करा रहा हूं आपको, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम रिकॉल करते हुए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एंगल डिपेंडेंसी की तरफ आ रहे हैं, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। जब दो वेक्टर्स हैं आपके पास वेक्टर है ए और वेक्टर बी, इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन मैं एंगल अगर चेंज करूंगा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो ए क्रॉस बी में जब एंगल आपके पास 0 होता है तो उस वक्त क्या होगा, ये मेरे ख्याल से मैं इसको, ये डॉट प्रोडक्ट वाली मुझसे पेस्ट हो गई है, चलें इसको सही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा ये गलती होगी मुझसे, टाइपिंग की एरर है ये। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो यहाँ पर गलतियों को पहले सही कर लेते। ये मैक्सिमम हरगिज नहीं है, ये आपका मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है बेटा, और ये मिनिमम नहीं है, ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। और ये मैं इसको कट कर रहा हूं, और ये हमारे पास वेक्टर सी आ गया। किसके बराबर आएगा बेटा? ये वेक्टर सी आ जाएगा ए बी साइन 0 और यूनिट वेक्टर एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपके पास 0 मैग्नीट्यूड 0 और एन कैप आ गया। तो ये क्या बन गया अब आपके पास? ये बन गया बेटा एक नल वेक्टर। क्या बन गया? एक नल वेक्टर बन गया। और अगर आप एंगल को 90 डिग्री पुट करते हैं तो क्या होता है? तो जब आप एंगल को 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी साइन 90 नॉर्मल वेक्टर एन कैप। तो साइन 90 इज 1, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी एन कैप। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ एंगल जो मुझसे गलती हो गई थी वो मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो आप आई होप इसको इग्नोर करेंगे, अपने पास इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैं भूल गया, असल में काम बहुत ज्यादा है बेटा, तो मुझे दोबारा से रिव्यू करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए क्रॉस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मॉड में लिखा है ना, तो आप कहेंगे ये ए बी के इक्वल है। देखिए मैं एमसीक्यू नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे आपसे ये शेयर कर दिया पॉइंट, ठीक है। ये अगर आप एक्स ना समझें इसको, मैं इसको जरा, ये क्रॉस है और ये बी है, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज ए बी, और ए क्रॉस बी का मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये इसमें मेरा नहीं ख्याल के कोई इशू है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये ट्रिक सिखाई गई है, एक दफा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते थे और इससे अपोजिट जाते थे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन लेते थे, ठीक है। अब पहले मैं आई क्रॉस जे को सोच रहा हूं। तो अगर आप आई क्रॉस जे को सोचते हैं तो यहां पर आई क्रॉस जे से आप क्या सोचेंगे? फर्स्ट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच में एंगल क्या होगा? साइन 90, ठीक है। और यहां पर अगर आप इनकी प्लेन्स को सोचें तो बेटा ये आपका आई है, ये आपका जे है, और ये आपका के वेक्टर है। तो आपको पता है कि जो दो वेक्टर्स होते हैं उनसे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? के वेक्टर आएगा। तो साइन 90 भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये आपके पास आंसर आ गया के। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। अभी इतना लंबा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको इतना लंबा सोचने के बजाय मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो भले लिख लें, आई होप आपको टीचर्स ने लिखवाया होगा फर्स्ट ईयर पढ़ाते हुए। तो ये इतना लंबा लिखने के बजाय हम इस ट्रिक को यूज करते हैं, ये आपको सिखाई गई है ट्रिक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉलेज लेवल पे हर टीचर ये ट्रिक सिखाता है बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, आई क्रॉस जे। ये आई है, ये जे है, आप यू मूव करके आए, द रिजल्ट इज द थर्ड वेक्टर।
तो थर्ड यूनिट वेक्टर है के, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं बेटा जे क्रॉस के सोचे, तो आप बोलते हैं यार जे क्रॉस के तो आई के इक्वल होगा। आप देख लें, ये आपका जे और ये के, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो तीसरा वेक्टर रिजल्ट होता है, तो तीसरा वेक्टर आई है। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए बेटा के क्रॉस आई, इसको सोचें, तो आप बोलते हैं यार के क्रॉस आई को अगर हम सोचते हैं तो के और आई, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे जे बनेगा, तो ये इक्वल हो गया जे के। ठीक है, ये इक्वल हो गया जे के। आई क्रॉस जे के इक्वल है, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, और के क्रॉस आई जे के इक्वल है। ये आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस सर्कल के ऊपर, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमने मिथ बनाई हुई, एक टेक्निक बनाई हुई है, हम इसको फॉलो करते हैं, तो आप भी इसको फॉलो करते होंगे ऐसे ही। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आप जो है ये प्लीज आप इसको देखें, और हमने आपको ये डायरेक्शन पॉजिटिव बताई है और ये डायरेक्शन नेगेटिव बताई है। अब नेगेटिव वाली डायरेक्शन सोचते हैं। आई क्रॉस के, मैं कैप्स नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, कैप्स में नहीं लगा रहा हूं। आई होप आप इसको इग्नोर करेंगे। आई क्रॉस के इज जे, ऐसे ही सॉरी माइनस जे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, और के क्रॉस जे इज माइनस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के। तो ये आपने यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट के आंसर्स देख ली। इस डायग्राम की एप्लीकेशन आपको रिकॉल हो गई, याद हो गई। अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करते हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है ए एंड दैट वेक्टर इज 4i, और एक और वेक्टर है b दैट इज 5k। आपको a क्रॉस b फाइंड करना है, और फिर b क्रॉस a भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो b क्रॉस a और a क्रॉस b दोनों फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं a क्रॉस b सोच रहा हूं, तो a क्रॉस b, तो अगर मैं सोचता हूं a वेक्टर मेरा 4i है, क्रॉस b वेक्टर मेरा 5k है, तो 5 4s are 20, और ये बन रहा है i क्रॉस k। अब मैं इस डायग्राम की तरफ जाता हूं, तो अगर मैं इस डायग्राम को सोचता हूं तो i क्रॉस k, ये बन रहा है i क्रॉस k, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा माइनस जे के। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आंसर बनेगा वो 20 इंटू माइनस जे होगा। इसका मतलब आंसर आ गया -20j। ठीक है, -20j, ये मेरा एमसीक्यूज का आंसर आ गया। तो ये भी बेटा जो क्वेश्चन हमने लिखा है a क्रॉस b का, इस तरह से एग्जैक्ट यही वैल्यूज तो नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, तो वो इस तरह से ये जो यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट है वो उसको इस तरह से एग्जामिन किया जाता है। ऐसे ही अगर आप b क्रॉस a सोचें, तो अगर हम b क्रॉस a को सोचते हैं तो b क्रॉस a के लिए b हमारे पास है 5k, क्रॉस a है 4i, तो ये बन गया 20k क्रॉस i। अब दोबारा उस डायग्राम की तरफ जाते हैं, k क्रॉस i, तो k क्रॉस i ये बनेगा, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव j प्लस j आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर आपके पास आ गया 20j। तो
आई होप आपको ये यहाँ से यूनिट वेक्टर्स की ये एप्लीकेशन क्लियर होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। अभी तक की जो डिस्कशन हुई थी इसको सोचते हुए कुछ मैंने कहा कि एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर वेक्टर सी बी क्रॉस ए, वेक्टर सी अगर बी क्रॉस ए के बराबर है, द वेक्टर सी मस्ट हैव अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर सी का जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर के लिए उसने हमें कहा है यूनिट वेक्टर must have a unit vector of the following options if A is along x axis and B is along y axis। ठीक है, अगर A x axis पे है यानी हमारे पास ये वेक्टर A x axis पे है और ये वेक्टर B y axis पे है, तो जो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? वो आपको पता है वो z एक्सिस पे होगा यानी k होगा। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें आपको अभी तो हमने कहा एक पहले स्टार्ट ही यहां से किया था, दो वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं उनका रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये a हो नहीं सकता, ये b हो नहीं सकता और नन ऑफ दीज भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है कि या तो ये प्लस के होगा या ये माइनस के होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वेक्टर की सिचुएशन को डिपेंड करते हुए इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही फिर हम आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अभी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ, मैं इसको दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ। हालांकि मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है प्रीवियसली, मैंने समझाया अभी आपको। तो ये है द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए। अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ए क्रॉस बी के लिए आपके पास ये वेक्टर आ रहा है, फर्स्ट करते हैं वेक्टर सी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप बी क्रॉस ए को फाइंड करें तो आप बोलेंगे यार बी क्रॉस ए का वेक्टर तो ये बनेगा सी। ठीक है, अब आपको कहा जाए कि आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसको सोचें। तो आपने कहा ये प्लस सी है, ये माइनस और ये माइनस सी आ गया, ये क्या बन गया? ये प्लस सी बन गया और ये भी प्लस सी बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अक्सर बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, अक्सर बच्चे डायग्राम का जो पार्ट सोचते हैं वो ये वाला पार्ट सोचते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया। वो ये सोचते हैं कि दोनों वेक्टर्स जो है एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो माइनस सी वेक्टर है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन का मतलब है -1। इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो दैट्स वाई जो a क्रॉस b और माइनस b क्रॉस a के वेक्टर होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे। तो उनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ। मिसकंसेप्शंस इसमें बहुत ज्यादा आती हैं बच्चों की तरफ से। क्वेश्चन ये है कि a डॉट जे प्लस के क्रॉस के ये किसके इक्वल होंगे? मैंने अभी तक सेल्फ प्रोडक्ट डिफाइन नहीं की थी, अब मैं यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफाइन करूंगा पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा के क्रॉस के को सोचते हैं, तो आपने कहा इस फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और ये वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी पैरेलल होंगे दोनों वेक्टर। तो ये साइन 0 आ गया और यहाँ पर इनका यूनिट वेक्टर
एन कैप आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड 0 हो गया और ये आपके पास एन कैप आ गया, जिसको अगर आप वेक्टर की फॉर्म में सोचें, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ये मिलकर बन गए नल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों मिलकर नल वेक्टर बन गए। इसका मतलब जब भी वेक्टर्स की सेल्फ प्रोडक्ट सोची जाती है तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है नल वेक्टर। तो बेटा यहां पर आंसर आ गया आपके पास नल वेक्टर का। अब ये नल वेक्टर है। अब दूसरी सिचुएशन में आई डॉट जे है, दूसरी सिचुएशन में आई डॉट जे है, आई डॉट जे। आपको पता है आई डॉट जे, चले मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। 1 इसका मैग्नीट्यूड, 1 इसका मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ आई और जे में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब मैं इस सवाल को दोबारा से लिख रहा हूं। मैंने सवाल क्या दिया? आई डॉट जे प्लस के क्रॉस के। आई डॉट जे का आंसर है 0 और के क्रॉस के का आंसर है 0 वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों आपके पास आ गए। अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन में भी जाने से पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, वो ये है कि आप ये देखें कि जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट होती है तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर होता है। यहां पे ये आपके पास एक नंबर आ रहा है स्केलर, और जब आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होती है तो ये आपके पास एक वेक्टर आ रहा है। आप मैथमेटिकली सोचें इन दोनों को, आप क्या करना चाह रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस का। क्या स्केलर वेक्टर में ऐड हो सकता है या वेक्टर में कोई स्केलर ऐड किया जा सकता है? हरगिज नहीं। मैथमेटिक्स जो वेक्टर मैथमेटिक्स है उसके मुताबिक, जो हमने वेक्टर एडिशन आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको यही कहा था कि जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई, जब भी दो वेक्टर्स ऐड होते हैं, जब भी दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर होता है। हमने कभी आपको ये नहीं कहा कि एक वेक्टर में स्केलर ऐड होता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई नहीं है आपको। इसका मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो गया। और वो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? वो कॉन्सेप्ट बेटा मैंने यहां पर बजाय इसके कि मैं की पॉइंट लिखता, मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया और उस क्वेश्चन के मुताबिक मैंने यहाँ पे क्या डिजाइन किया है? मैंने यहाँ पे ये डिजाइन किया है कि वेक्टर कांट बी एडेड विद स्केलर। ये इस पॉइंट आपको अब भूलना नहीं चाहिए, ये पॉइंट अब आपके जहन में रहना चाहिए। जब कभी भी आप वेक्टर मैथमेटिक्स सोचेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा वेक्टर के साथ वेक्टर ऐड होता है, वेक्टर के साथ स्केलर ऐड नहीं होता। ये बात आप बेसिक रूल मैथमेटिक्स का, वेक्टर मैथमेटिक्स का याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। जब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो हमें यहां पर ये क्वेश्चन है हमारा, हमें मालूम हो चुका है कि आई डॉट जे ये 0 है, ये बीच में प्लस आ गया और के क्रॉस के हमारे पास एक नल वेक्टर है। तो इन दोनों का ये मैथमेटिकल ऑपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने यहां पे लिख दिया दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्केलर वेक्टर में स्केलर ऐड ही नहीं हो सकता। ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, और इसका आंसर बन गया नॉट पॉसिबल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर किसी को याद था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग भूल गए थे तो अब आप जहन में रखिएगा कि वेक्टर के साथ वेक्टर ऐड हो जाता है। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही थी या कोई नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटी है
लेकिन एडिशन में वेक्टर के साथ हमेशा एक वेक्टर ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन में वेक्टर में से एक वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा। कभी भी वेक्टर में से कोई स्केलर ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, अब ये बात आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपके पास है A क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, magnitude of A cross B is equal to area of parallelogram, half of magnitude of A cross B is equal to area of triangle। तो अगर आप एक पैरेललोग्राम को जरा इमेजिन करें, यहां पर तो इस पैरेललोग्राम में ये वेक्टर अगर A है और ये वेक्टर B है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर है A क्रॉस B या C वेक्टर, व्हाटएवर यू कॉल इट। मैं ये जरा वो साइंस ही लगा रहा हूँ, आई होप आप इग्नोर कर देंगे इस बात को। तो ये मैं शेड कर रहा हूं बेटा, ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ये किसके इक्वल है? ये A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये A क्रॉस B के इक्वल नहीं है। इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, पहली बात। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट। नाउ थिंक अबाउट द सेकंड कंडीशन दैट आई हैव अप्लाइड ओवर हियर। आप इसका आधा कर दो, आप रिजल्टेंट यूं ड्रॉ करते हो ना, फ्रॉम द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स, ये टेल है बेटा जिसको मैं यहाँ पे सर्कल बनाया मैंने, फ्रॉम द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स टू द हेड ऑफ द टू वेक्टर्स, ये आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है। ये वाला वेक्टर, ये मैं येलो कलर का वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये पोर्शन जिसको मैंने अभी शेड किया येलो कलर से, लाइंस लगाई हैं, ये दोनों पैरेललोग्राम को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। और ये कौन से शेप में डिवाइड हो रही है? ट्राइंगल्स में। इसका मतलब A क्रॉस B को अगर हाफ कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट एज वेल। ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन था ये भी करेक्ट है बेटा। तो अब आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा बनेगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि बी और सी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट थे। तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए क्रॉस बी, हम बोलते हैं ना ए क्रॉस बी बराबर है पैरेललोग्राम के एरिया के। तो ये टेक्निकली मैंने बहुत दफा बच्चों को ये समझाया है कि आप जब भी ये सेंटेंस कहें तो आप बोलें, हो सकता है शायद मुझसे भी अभी स्लिप ऑफ टंग होगी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम टीचर से भी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, लेकिन अब नाउ एंड ऑनवर्ड कॉन्सेप्चुअली आपने ये जहन में रखना है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है।